हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सी-टेट दिसंबर 2023 के लिए सीडीपी वाले भाग से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम तरीका इनाम और दंड का इस्तेमाल करना गलत हो जाएगा। हमें विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें इनाम और दंड देने का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि लिखा है अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों, उनके प्रक्षेप को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि जो विद्यार्थी के अनुभव हैं, जो विद्यार्थी जानता है, सीखा है, उसको कक्ष में उसके एक्सप्लोर करवाने के लिए उसे अवसर देने चाहिए, उन्हें उन अनुभवों को शामिल करने के लिए अवसर देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिगम वातावरण द्वारा संचालित और नियंत्रित है। फ्रेंड्स, ये बात गलत है। अधिगम वातावरण से स्वतंत्र है, ना कि उसके द्वारा संचालित है। ठीक है। सी है अधिगम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। तो अधिगम यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों पर सिर्फ केंद्रित नहीं होना चाहिए। जो अधिगम हमारी लर्निंग होती है वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा जीवन के सभी क्षेत्र में, ठीक है, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल कूद, बाहर की एक्टिविटीज़ और स्कूल की एक्टिविटीज़ एवं परिवार के साथ परस्पर अंतःक्रिया अधिगम आधारित होनी चाहिए। मतलब हर क्षेत्र में अधिगम होता है, ना कि सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित होता है ना। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समाजीकरण और समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। लिखा है विद्यालय, परिवार, है ना। तो यहाँ पे विद्यालय तो द्वितीयक है, लेकिन परिवार प्राथमिक है, इसलिए गलत हो जाएगा। परिवार जनसंचार, यहाँ पे परिवार प्राथमिक है, ये जनसंचार द्वितीयक है, तो गलत हो जाएगा। धर्म और परिवार, परिवार आ गया प्राथमिक, तो गलत हो जाएगा। विद्यालय एवं जनसंचार यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय और जनसंचार दोनों ही समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं। चलिए अगला है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे में परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है और वैज्ञानिक सोच उभरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो है परिकल्पनात्मक सोच, जैसे कि बच्चा जब थिंकिंग, परिकल्पनात्मक सोच, अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार वह कौन सी स्टेज पर ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक सोच सोचने लगता है और परिकल्पनात्मक और अमूर्त चिंतन करने लगता है, और तार्किकता, जैसे जो तार्किकता होती है ना, वह निगमनात्मक तार्किकता उभरने लगती है, अमूर्त थिंकिंग आने लगती है। चलिए अगला है, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन है परिपक्वता, क्रियात्मकता, समाजीकरण, अनुभव, संतुलीकरण। ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, एडाप्शन, कल्चर, टूल्स। ठीक है, संस्कृति, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सहपाठी पाठन। सकारात्मकता और नकारात्मकता, पुनर्वलन, सजा, प्रस्तुतिकरण का निवारण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ नंबर, परिपक्वता, मैच्यूरेशन, क्रियात्मकता, एक्टिविटीज़,
सामाजिक अनुभव, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, संतुलन, ये चारों स्टेज हैं, ये चारों चरण हैं जो कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे के अधिगम में सहायक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर MESE करके हम लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उनके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। यहाँ पर पूछ रखा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, जब बच्चा वह खुद से काम करने में असमर्थ है ना, खुद से इस रेंज से वह ऊपर यदि किसी की सहायता नहीं मिल रहा है तो वह नहीं सीख पा रहा है। लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो जिसके पास नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है, तो वह व्यक्ति अगर इसकी हेल्प कर दिया ना तो वह इस रेंज को, इस अधिगम की सीमा को प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है ना। यहाँ पर लिखा है प्रगतिशील विकास का क्षेत्र, सार्थक विकास का क्षेत्र, मानसिक विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखने के जब उनको सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है, कोई व्यक्तिगत समकक्ष हेल्प करता है, उस हेल्प को इसके फोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। लेकिन उस रेंज को जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता है, लेकिन सहायता के द्वारा उस रेंज को प्राप्त कर सकता है, उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है कुछ, तो उसे निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अगला है लेव वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का आधार क्या है। तो यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने पूछा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सभी उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का आधार क्या है। भाषा, संतुलीकरण, अनुकूलन, संगठन। तो यहाँ पर जो है लैंग्वेज, लेव वाइगोस्की को महत्वपूर्ण योगदान लैंग्वेज पर दिया है और सामाजिक सांस्कृतिक पर दिया है। ठीक है, सोशल, कल्चरल एंड लैंग्वेज पर, इन तीनों पर लेव वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण बल दिया है। तो यहाँ पर हमारा भाषा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कैरोल गिलिन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है। यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है। यह सिद्धांत नैतिक विकास की स्पष्ट सोपान प्रस्तुत नहीं करता है। यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताओं से संबंध स्थापित नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा कि फर्स्ट ऑप्शन कैरोल गिलकिन्स के अनुसार लेव वाइगोस्की की आलोचना यह है कि यह नारीवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य का मतलब है कि लेव वाइगोस्की ने जो लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का क्षेत्र दिया था। इसमें 6 प्रमुख स्टेज दिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की प्रमुख आलोचना कैरोल गिलिन ने किए थे और इनका आलोचना में यह था कि इन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए हैं उनमें नारीवादी एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, ठीक है ना। इसमें महिलाओं से संबंधित एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने, सिर्फ वह पुरुषों पर किए थे। तो यहाँ पर कैरोल गिलिन के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना है कि यह नारीवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। निशा अपनी सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथागित प्रतिक्रिया करती है। वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे अधिक विकसित करना चाहती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि निशा दूसरों की मतलब, ठीक है, इंटेलिजेंट, यहाँ पर इंटरपर्सनल हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो निशा है अपनी सहेली दूसरी हो गई, दूसरी पर्सन हो गई, परिवार के सदस्य दूसरे पर्सन हो गए, मनोदशा को समझ लेती है और यथोचित प्रतिक्रिया करती है। बड़ी होकर वह मनोचिकित्सक का मतलब है दूसरों के मन की बात को जान लेना, ठीक है ना।
वैसा चिकित्सक। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, धारा प्रवाहिक बुद्धि। तो यहाँ पर जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यहाँ पर हो जाएगा। यदि पूछता क्वेश्चंस कि वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेती है, अपने अंदर की चीज़ों को वह समझ लेती है, तो यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो जाता। जो अपनी भावनाओं को जानती है तो उसे इंट्रापर्सनल बुद्धि कहते हैं, और जो दूसरों की व्यक्तियों की भावनाओं को, उनकी मनोदशाओं को समझने का ज्ञान है, बुद्धि है, उसे इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहा जाता है। या चलिए, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, है ना। यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता, लिंग रूढ़िवादिता को भंग करने के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादियों के साथ रहने देना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से रूढ़िवादिता बढ़ेगी ना तो भंग होगी, यानी कि कम नहीं होने वाली है, ठीक है। ऐसे विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो रूढ़िवादी को चुनौती दे। करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे उदाहरण दें कि जो रूढ़िवादी को चुनौती दें। मान लीजिए हम क्लास में जाके इस तरह के उदाहरण दे रहे हैं कि बेटियां भी वेट लिफ्टिंग हैं, कर्णम मल्लेश्वरी का हम उदाहरण दे देते हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली को उदाहरण दे देते हैं कि हम बेटियां भी ऐसे काम कर सकती हैं जो लड़कों से कोई कम नहीं हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण चुनौती के रूप में देने से वहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्धता को भंग किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, हाशिए पर रहने वाले परिवारों की बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है। हाशिए पर रहने वाले मतलब निम्न वर्ग, यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। परिवारों के बच्चों की कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है तब भी जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, यानी कि जब वह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं फिर भी उन्हें कम आंका जा रहा है, उन्हें उनकी अवहेलना किया जा रहा है। कक्षा कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्नलिखित में से किस कारकों का समूह का कौन सा समूह उत्तरदायी है। हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं। सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है। हाशिए पर रहने वाले परिवार के बच्चों की शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत शिक्षा से वंचित रखा गया है। तो यहाँ पर जो होगा देखते हैं, हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक अक्सर पूर्वाग्रहित होते हैं। तो जैसे कि वह कक्षा में उसकी अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि वह अपने क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसकी अवहेलना की जा रही है कि ये हाशिए पर से निम्न वर्ग के परिवार से है, ठीक है। तो यहाँ पर हाशिए पर रहने वाले परिवारों के बच्चों के प्रति शिक्षक पूर्वाग्रहित हो गए हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि वो सीख रहा है, अच्छा कुछ कर सकता है, अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये मतलब है कि ये तो निम्न वर्ग से आ रहा है। सहपाठियों में विविधता व इन बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशीलता का अभाव है। जब शिक्षक उनमें अवहेलना कर रहा है, उन बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर संवेदनशीलता का अभाव है। चलिए दोनों ही हमारा यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। चलिए, आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।